पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से किन्हीं दो संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, इस पे हम लोग बड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे और समझने की कोशिश किए थे और हमको लग रहा है कि हम लोग सही ढंग से कॉन्सेप्ट बनाने में सफल रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि कोई दो संख्या अगर है हमारी और उन दोनों संख्याओं में से हमारा LCM और HCF मालूम है, इन चार में से अगर कोई एक मिसिंग होगा तो हम उसमें से या तो वो संख्या या तो फिर LCM या HCF ज्ञात कर सकते हैं। ये आने वाले प्रश्न में वो आएगा, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 पे हम लोग बात करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि संख्या है 140 और वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कोई भी संख्या अगर हमको इसी तरह से दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, वो देखेंगे वो संख्या मतलब किन किन संख्याओं से कटने वाली है या कट सकती है। तो अगर हम देखें तो ये संख्या 2 से कटेगी, 2 7 14, ये फिर 0, फिर यहाँ पे ये 2 से कटेगी 35 दूनी 70। और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखने की बात है कि कोई भी संख्या चाहे वो कितना भी डिजिट का क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके लास्ट में, उस संख्या के लास्ट में अगर 0 और फिर इवन नंबर यानी सम संख्या रहे तो हर हाल में वो संख्या 2 से कटेगी। जैसे यहाँ पे 0 है तो आराम से 2 से कटेगी। अब यहाँ पे 3 5 2, अब ये संख्या को अगर हम देखें तो ये 5 से कटेगी, 5 7 35। और यहाँ पर ये भी बताते चलें कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या चाहे वो कितना भी डिजिट का हो, अगर उसके लास्ट में 5 और 0 रहे तो वो हर हाल में 5 से डिविजिबल होगा, वो संख्या 5 से कटेगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा 5 7 35। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग ये जाने कि कोई भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड निकलता है वो अद्वितीय होता है। कहने का अर्थ है कि ये 140 यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, इसके अतिरिक्त और कोई भी संख्या नहीं आने वाला है। इसलिए अंकगणित का जो मूलभूत प्रमेय है वो ये कहता है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो अद्वितीय होता है। तो हम क्या देखें कि 140 के बदले में हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7, यानी कि इन चारों संख्याओं को अगर हम आपस में गुना करें तो वो 140 निकलेगा। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 2 स्क्वायर और इंटू 5 और इंटू 7। तो ये 140 का ये जो अभाज्य गुणनखंड ये हमारा निकला और यही हमारा आंसर हुआ। तो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम लोग इस तरह से निकालेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इसमें से, और वो है हमारा तीसरा क्वेश्चन, और वो है 3825 3825। ये संख्या हमको दे रखा है और कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात करें। फिर उसी तरह से हम करेंगे कि ये 3825 है हमारा, और ये संख्या अगर हम देखें कि किन किन संख्याओं से कटेगी, तो हम जैसा कि लास्ट में हमारा 5 है तो ये हर हाल में 5 से डिविजिबल होगा। आप देखिए इसको काटिए, 38 है, 5 7 35, 3 बचा, 5 6 30 और 25 765। फिर ये 5 से कटेगा, 5 है कहीं 5 2 7 बचे 25, 1 26 और 5 दिया 15। हाँ, जैसा कि 2 और 5 से कैसे कटेगी वो हम लोग देखे थे। अब यहाँ 3 से कोई भी संख्या को अगर एकदम दृष्टि डालते हुए पता करें कि कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप ऐसा करें कि इन तमाम संख्याओं को आपस में जोड़ दें। 5 3 8 1 9। अगर उन संख्याओं का योगफल
अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो समझिए कि वो संख्या भी कटेगा। जैसे 5 3 8 और 1 9, 9 3 तिया 9, ये संख्या 3 से कटेगी। 3 5 15 और 3 इकाई 3। अब यहाँ देखिए 51, ये 2 से नहीं कटेगी। 3 से 5 1 6, 3 इकाई 3, 17 तिया 51। तो हम क्या देखें कि 3825 ये इन संख्याओं से मतलब इनका जो गुणनखंड निकल रहा है वो इस संख्या के रूप में, तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं इसको। अब इसको हम लोग अगर ऐसा लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटी संख्या 3 इंटू 3 है तो 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर और फिर इंटू 17, और यही हमारा आंसर हुआ। 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा वो ये होगा। यानी आपको कोई भी संख्या दिया हुआ रहे तो आप इस ढंग से निकाल के और इस रूप में आप लिख दें। अगर एक संख्या कई बार आया है तो उसको पावर के रूप में लिख दें, और यही हमारा आंसर हुआ। और इसके अतिरिक्त और क्वेश्चन है, वो है दूसरे नंबर पे 156 और चौथे नंबर पे है 5005 और पांचवें नंबर पे 7429। आप उसी ढंग से इसको बना लेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। क्या करें कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। चलिए पहले इस पे हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, और फिर इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं। कह रहे कि कोई भी, मान लिए कि हमारे पास दो संख्या है, एक है A और फिर ये संख्या है B, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का अगर हम LCM निकालना चाहें तो इस दोनों संख्याओं का LCM भी होगा और HCF भी होगा, ठीक है। तो अगर दो संख्या और फिर उनके LCM और HCF के बीच में अगर रिलेशन को निकालें तो हम क्या देखते हैं, वो फॉर्मूला के रूप में हमारा निकलेगा वो ये कि A इंटू बी बराबर LCM और इंटू HCF, यानी कि वो दोनों संख्याओं का गुणनखंड या गुणनफल अगर हम निकालें तो उन दोनों संख्याओं का जो भी LCM होगा और उन दोनों संख्याओं का जो भी HCF होगा और इनका मतलब गुणनफल ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि अगर इन चार चीजों में से कोई तीन चीज हमको मालूम रहे तो चौथी चीज हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लिए कि दोनों संख्या हमको दिया हुआ रहे और साथ में LCM मालूम है तो हम फिर HCF निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे HCF, तो हमारा हो जाएगा HCF बराबर A इंटू बी और बटे LCM, यानी कि इस फार्मूला में आप जो दिया हुआ है वो मान बैठाइए, फिर आप देखिएगा कि HCF को जब निकालने लगेगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा फार्मूला के रूप में A इंटू बी बटे LCM। अब उसी तरह से अगर हम HCF, तो ये फार्मूला हुआ, अगर LCM निकालेंगे तो क्या होगा, ये A इंटू बी और फिर बटे ये HCF। और उसी तरह से अगर हम इन चार में से अगर पहली संख्या मालूम करना रहे, नहीं मालूम है और बाकी तीन चीज मालूम रहे तो फार्मूला हमारा हो जाएगा LCM इंटू HCF और बटे B। उसी तरह से जब दूसरी संख्या निकालेंगे तब क्या हो जाएगा LCM इंटू HCF बटे A। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं मतलब इस नंबर पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। वो जांच करने भी कह रहा है कि A इंटू बी इक्वल टू LCM और इंटू HCF ऐसा होता है, ये दिखाने के लिए कह रहा है। और इसको ऐसे लिखिए
डॉट डॉट के साथ लिखने का तरीका ए इंटू बी LCM और इंटू HCF। ये अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि दो संख्या है, वो है हमारा 26 और 91। 26 और 91 दो संख्या है। अब सबसे पहले ये हमारा A और ये B। अब सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का हम LCM और HCF निकालते हैं। और हमारा जो पुराना मेथड है LCM जो पहले से जान रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ के यहाँ पे हम लोग मेन ध्यान देते हैं वो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या LCM और HCF निकलता है, वो आगे के क्वेश्चन में भी सॉल्व करना। तो यहीं से हम लोग इसको देखते हैं। यह संख्या हमारा 26 है। अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो क्या होगा, 13 दूनी 26 और ये 2 गुना 13। और दूसरा है हमारा 91। अब 91 को देखिए आप, 2 से तो नहीं कटेगा, 9 1 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5, ये 7 से 13 7 91 और ये 7 गुना ये 13, यानी कि 26 और 91 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो 26 का 2 गुना 13 और 91 का 7 गुना 13। अब इस संख्याओं के मतलब गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के से हम LCM और HCF निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग LCM पे आते हैं। LCM, अब ये क्या देखना है LCM में कि वो इस अभाज्य गुणनखंड में जो भी संख्या मतलब गुणनखंड के रूप में है, उन हर एक संख्या को लेंगे। अगर वो संख्या मैक्सिमम पावर लेके रहेगा तो उस पावर को लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें 2 गुना 13, तो यहाँ पे कंप्लीट में ये केवल और केवल 2 है, तो LCM में 2 लेंगे। अगर यहाँ पे उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि अगर 2 इंटू 2 रहता तो यहाँ पे हम लोग 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर लेते। ये क्लियर है। अब उसी तरह से देखते हैं दूसरी संख्या हमारा ये 13 है और दूसरे में भी 13 है, तो दोनों जगह 13 लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी एक में 13 इंटू 13 रहता और दूसरी जगह गुणनखंड के रूप में 13 रहता है, 13 रहता, तो हम लोग 13 स्क्वायर लेते। अब यहाँ पे ये 13 और फिर उसके बाद ये 7 और ये 13 जो है ऑलरेडी यहाँ पे हमारा आ गया है। अब इन तमाम संख्याओं को अगर हम गुना कर दें, 13 दूनी 26 और 26 को 7 से गुना करिए, 7 छक्के 42, 4 7 दूनी 14, 14 और 4 18, यानी कि LCM हमारा कितना आया 182। अब उसी तरह से मतलब इन दोनों संख्या का अगर हमको HCF ज्ञात करना रहे तो फिर कैसे ज्ञात करें। HCF ज्ञात करने में हमको ये ध्यान रखना है कि जो गुणनखंड के रूप में जो संख्या है मौजूद उसमें से कॉमन आना चाहिए। अगर यहाँ पे देखें 2 गुना 13 और दूसरे में 7 गुना 13, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 और 13 दोनों गुणनखंड में कॉमन है, इसलिए HCF इन दोनों संख्या का कितना होगा, ये 13 होगा। क्लियर है। तो हम दो संख्याओं का LCM और HCF इस गुणनखंड विधि के द्वारा निकालने में कामयाब रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या A इंटू बी यानी ये दोनों संख्या का गुणनफल और फिर इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं, वो देखना है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, LCM हमारा कितना निकला था 182 और HCF हमारा 13। तो क्या इन संख्याओं का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल क्या बराबर होता है, उसको देखते हैं। ये हमारा 91 को 26 से गुना करिए, 6 का 6 और 9 के 54 और 2 का 2 और 9 दूनी 18 और फिर इधर 182 को 13 से गुना करते हैं
182 83। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले दो संख्या हमको दिया हुआ था, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किए और फिर जांच किए तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल वो दोनों बराबर होता है, यानी कि ये हमारा जो फार्मूला है वो एकदम सही है। जांच भी से हम लोग उपरांत देखता है कि ये सही है। और इसके बाद और दो क्वेश्चन है, इसमें से किसी एक क्वेश्चन को और लेके हम लोग देख लेते हैं। कौन सा लें? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54, ये दो संख्या है 336 और ये 54, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर एक को मान लीजिए आप 336 और बी को आप मान लीजिए 54। और सबसे पहले देखना है कि वो रिलेशन यानी संख्याओं का गुणनफल और फिर उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का मान क्या दोनों बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये 336 संख्या 2 से कटेगी, 2 इकाई 2, 1 3 13, 2 छक्के 12, 1 13, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, और फिर ये 21 2 से नहीं कटेगा, 3 सत्ते 21। 336 का गुणनखंड हमारा निकला 2 2 2 2। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 2 पर पावर 4 और इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ठीक है। अब हम लोग 54 का गुणनखंड देखते हैं, 2 से कटेगा, ये लास्ट में 4 है, 27 दूनी 54, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से 7 2 9, 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9। तो 54 का गुणनखंड जो आया हमारा वो देख रहे हैं कि ये 2 और फिर गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3, तो डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं 3 पर पावर क्यूब, ये हमारा निकल कर आया। अब हम लोग इन दोनों संख्याओं का एलसीएम इस अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा देख लेते हैं क्या होगा। एलसीएम क्या कहते हैं हम कि जो भी संख्या है उन संख्याओं को हमको लेना है। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 1, तो हमको मैक्सिमम पावर वाला संख्या लेना है। अगर 2 आया है तो यहाँ पर हम लेंगे 2 टू द पावर 4। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि यहाँ 3 है और यहाँ पे 3 पर पावर क्यूब है, तो हम लोग मैक्सिमम पावर वाला संख्या लेंगे इनटू 3 पर पावर क्यूब। 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, यहाँ से 2, यहाँ 3, और ये संख्या 7 है तो इसको भी लेना पड़ेगा। अब इसको आप गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपका 16 हो गया। फिर 3 तिया 9 तिया 27, 27, और फिर 7 से गुना करेंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। 7 छक्के 42 के 2 हाथ 4, 7 कहीं 7 4 11, और 6 दूनी 12, और 2 कहीं 2 1 3, 2 2 1 3, 3 1 4, 432 और गुना 7, 7 दूनी 14, 1 7 21, 1 22 के 2 2, 7 चुका 28, 29 और 30, 30 24। एलसीएम हमारा निकल कर आया ये 30 24, 3024। अब फिर हम लोग इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ मालूम करते हैं कि एचसीएफ क्या होगा। और एचसीएफ में हम लोग क्या देखे थे कि इन दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन रहेगा उनको वो संख्या लेनी है।
अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पे आपका 2 पर पावर 4 है। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों संख्याओं की सहायता से HCF मालूम करना है। तो हम क्या देखेंगे, इन दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन है, जैसा यहाँ पे देखिए आप 2 पर पावर 4 है और यहाँ पे पावर सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब है दोनों में कॉमन आएगा और कॉमन क्या होगा, वो हमारा 2 होगा, है ना, अकेला 2 और ये 2 to पावर 4। अब उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखें, ये 3 और 3 पर पावर क्यूब, तो यहाँ पर भी अगर कॉमन है तो वो हमारा 3 आएगा, ठीक है, और ये 7 कॉमन नहीं है इसलिए नहीं होगा। तो HCF इन दोनों संख्याओं का हमारा कितना निकला, ये 6 निकला। तो यहाँ पे LCM और HCF हमको मालूम हो गया। अब हम लोग जांचते हैं क्या इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल क्या आपस में बराबर होता है। और वो हमारा फॉर्मूला क्या है, यानी कि A इंटू बी इक्वल टू LCM और इंटू HCF और A हमारा कितना है 336, A 336 और B का 54 और इन दोनों संख्याओं का LCM 3024 और HCF हमारा 6। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इन दोनों का गुणनफल क्या दोनों आपस में बराबर है क्या। 336 को 54 से गुना करते हैं तो वो आएगा, आप गुना करेंगे तो 18 144 के बराबर आएगा। 18 144 आप गुना करके देख लेंगे और फिर इनको आप गुना करें तो ये भी आएगा 18 144। तो जांच के उपरांत क्या पाए कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और फिर LCM और HCF इन दोनों संख्याओं का वो आपस में बराबर होता है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको इस ढंग से मतलब बनाएंगे। चलिए 2 हो गया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। और अभी अब दोनों संख्याओं की सहायता से अभी जो हम लोग LCM और HCF निकाले और उसी पर आधारित है ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। और इसको समझना और ज़्यादा आसान हो गया हम लोगों के लिए। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और पूर्णांक है 12, 15 और 21। एक संख्या 12, दूसरी संख्या 15 और तीसरी संख्या और 21। और इन तीनों संख्याओं को हमको LCM और HCF ज्ञात करना है, यानी कि गुणनखंड विधि के द्वारा। अगर हम 12 का फैक्टर निकालें तो देखेंगे 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ना, 2 गुना 2 गुना 3 और इसी को इस फॉर्म में लिखा जाए 2 स्क्वायर इंटू 3। और इसी तरह 15 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो 3 गुना 5 और फिर 21 का निकालेंगे तो 3 गुना 7। यानी इन संख्याओं का भाज्य गुणनखंड इस रूप में हुआ। अब हमको LCM ज्ञात करना है इन तीनों संख्याओं का। तो आप क्या देख रहे हैं, अब हमको ध्यान देना है कि इसका फैक्टर जो है, जो संख्या फैक्टर के रूप में आया है, अब यहाँ पे 2 स्क्वायर और यानी कि LCM में वो तमाम संख्या जो अलग अलग संख्याओं में फैक्टर के रूप में आया है, गुणनखंड के रूप में आया है, उन तमाम संख्याओं को लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है,
और 2 पे पावर हमारा क्या है, तो वो मैक्सिमम पावर के साथ आएगा, तो ये आपका 2 स्क्वायर। ठीक है, अब फिर 12 में से 3 आया है, यहाँ भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पे हर जगह का 3 नहीं लेंगे, बल्कि एक ही जगह अगर हम लेंगे वो 3 आ गया, तो यहाँ पे ये 3 आ गया। अब फिर यहाँ पे ये 5 और कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी लेंगे इसको, और ये 7 इसी में है और इसको भी लेंगे, यानी वो तमाम, यानी कि 12 के फैक्टर में जो संख्या आया देखेंगे आप एलसीएम में, वो यहाँ पर आपको मिलेगा ये 2 स्क्वायर इंटू 3, फिर 15 में 3 गुना 5, ये 3 और 5 ये भी आ गया, और फिर 21 का ये 3 और ये 7, यानी वो तमाम फैक्टर आना है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 दूनी 4 और फिर ये 3 और 7 पचे 35, इसको और ये गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 और ये 35, 12 पंचे 60, 6 बचा, और 12 तिया 36 और 6 42, यानी कि ये 420, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हमारा 420 आया। अब हम देखते हैं कि HCF क्या होगा। HCF में हमको क्या देखना है कि उन तीनों संख्याओं में हमको फैक्टर पे ध्यान देना है, गुणनखंड पे ध्यान देना है, और ये देखना है कि वो संख्या जो हर संख्या के फैक्टर में या गुणनखंड के रूप में मौजूद होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो कहीं पे 2 नहीं देख रहे, इसका मतलब ये नहीं आएगा। यहाँ 3 है और 15 में भी हम देख रहे हैं कि 3 है, और यहाँ 21 के गुणनखंड में भी हम देख रहे हैं कि 3 है, इसका मतलब है ये HCF इसका 3 तो आएगा। और इसके अतिरिक्त आप देखिए 5 यहाँ अकेला है और दोनों में कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि 12, 15 और 21 के गुणनखंड में एक ही संख्या तीनों जगह कॉमन है और वो आपका 3 है, और इसीलिए इन तीनों संख्याओं का HCF हमारा क्या हुआ, ये 3 हुआ। तो LCM 420 और HCF हमारा 3। और यही निकालना भी था हम लोगों को कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM याद करें। और हमको लग रहा है कि मतलब इस विधि द्वारा चाहे वो कोई भी संख्या, कितनी भी संख्या दी हुई रहे, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से संख्याओं का LCM और HCF याद कर पाएंगे। और इसमें से बाकी 2 क्वेश्चन है वो आप बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM ज्ञात कीजिए। अच्छी बात, यहाँ पे वही फार्मूला हमको काम आएगा। यहाँ पे संख्या है 306 और 657, कहने का अर्थ है यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है और वो है 306। मान लेते हैं कि वो हमारा A है और ये B 657 और फिर ये कह रहा है कि HCF 9 दिया हुआ है। इन दोनों संख्याओं का HCF वो कह रहा है कि 9 है, तो इन दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा वो आप निकालें, ये हम लोगों को निकालना है। और हम जान रहे हैं कि 2 संख्याओं के बीच का रिलेशन और उनके LCM और HCF का रिलेशन ऐसा है, यानी A इंटू B और इक्वल टू LCM और इंटू HCF। और निकालना हमको क्या है, LCM निकालना है, तो डायरेक्ट फार्मूला ही के तौर में लेके आ जाते हैं इसको। LCM बराबर A इंटू B और बटे ये HCF। A 306 और B 657 और बटे
HCF मालूम है हमको 9। अब इसको काटिए, 3 तिया 9, 3 एकाएं 3, 0, 3 दूनी 6 और 2 1 3 कट जाएगा ये। 3 तिया 9, 1 10, 3 चौके 12, ये आपका 102 भी कट गया। और 657 गुना 34, 657 को 34 से गुना करिए। 7 चौका 28 के 8 हाथ मेरा 2, 5 चौके 20, 2 22, 2 6 24, 2 26, 7 तिया 21, 2 5 तिया 15, 2 17, 1 और 6 तिया 18, 1 19 और ये 8 2 1 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12 यानी कि 22 33 8। यानी कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमारा कितना निकला, ये यही हमारा आंसर हुआ। और यहाँ पर एक चीज बात करना चाहेंगे कि ये जो फार्मूला है A इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये केवल और केवल दो संख्याओं के लिए ये रिलेशन है। अगर कहीं पे 3 संख्या दी हुई रहे, जैसे अभी हम लोग देखें, तो ये 3 संख्याओं के लिए कभी भी आपका लागू नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान आप रखेंगे कि ये केवल और केवल दो संख्याओं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइप का ये कह रहे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कह रहा है कि इस तरह का सिचुएशन क्या हो सकता है। सिक्स टू द पावर n, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 6 टू द पावर n कह रहे कि ये संख्या क्या लास्ट में क्या 0 आ सकता है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी कि 10 100 20 कुछ भी। ये पूछ रहा है हम लोगों से। यहाँ पर n का मतलब है 1 2 3 4। अब हम क्या देखते हैं इस सिचुएशन पे, कि अगर n का मान हम 1 रखते हैं तो क्या होगा, 6 टू द पावर 1 यानी मीन 6 और देने की जरूरत नहीं है 6 पावर। अगर इस 6 का अगर हम गुणनखंड निकालें, फैक्टर निकालें, तो हम देखेंगे कि ये सिर्फ 2 और संख्या 2 और 3, और हम जाने किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है। इस 2 के अतिरिक्त और कोई संख्या हो ही नहीं सकता। अब अगर हम 6 पर पावर अगर 2 रखें तब क्या होगा, ये इस रूप में आ जाएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3। इसी तरह से अगर हम देखें 6 पर पावर क्यूब, तो ये 2 गुना 3, फिर 2 गुना 3, फिर 2 गुना ये 3। और हम जान रहे हैं कि किसी भी संख्या का जो भाज्य गुणनखंड होता है वह अद्वितीय होता है। और यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन को हम देख रहे हैं कि 6 टू द पावर n का जो भाज्य गुणनखंड जो हमको प्राप्त हो रहा है वो केवल 2 और 3 के रूप में, यानी 2 और 3 ही के मल्टीपल के रूप में है। अब यहाँ पे एक चीज हम ध्यान दें कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आए, अब ये 2 और 3 को चाहे कितना बार रिपीट हो, और हर हाल में देखेंगे कि उसके लास्ट में 0 कभी भी नहीं आ सकता। अगर 2 आपका गुणनखंड के रूप में है और दूसरी संख्या एक कोई हो जिसके लास्ट में गुणनखंड करने के बाद 10 आए,
तो वो हमको 5 होना चाहिए। लेकिन तमाम स्थितियों में अगर हम देखते हैं तो कहीं पर भी 5 किसी भी स्थिति में हमारा नहीं आएगा। एक चीज़ यहाँ पे बात करेंगे, अलजेब्रा में ऐसा टर्म है ना, a इंटू बी और पावर अगर ये m रहे तो a पर पावर m और इंटू बी टू द पावर m, और इसका मान और इसका मान हर हाल में बराबर होगा। अगर ये मान अगर यहाँ पे प्लस और माइनस के लिए अगर हो तो ये कभी भी वो सही नहीं हो सकता, ये केवल और केवल मतलब इनटू के लिए लागू होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 6 टू पावर n का गुणनखंड दो और किसी और यहाँ पे लिख दें अंक गणित के किसी भी संख्या का गुणनखंड दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा नहीं हो सकता इसके लिए आवश्यक है कि गुणनखंड में संख्या 5 भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो जिस चीज़ को हम लोग लिखे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी संख्या का जो 6 पर पावर n का गुणनखंड ये 2 और 3 चाहे किसी भी परिस्थिति में रखें आप 6 स्क्वायर, ये केवल और केवल गुणनखंड 2 और 3 के रूप का होगा। और हम जान रहे हैं कि किसी भी संख्या का भाज्य गुणनखंड वो अद्वितीय होता है, केवल और केवल 2 और 3 के ही रूप का आएगा। लेकिन वो कह रहा है कि इसके लास्ट में 0 आना चाहिए, इसलिए शून्य आए इसके लिए जरूरी है कि इसका गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त 5 भी हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और इस प्रकार जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है हम लोगों से कि किसी भी और रिजल्ट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि किसी प्राकृत संख्या किसी प्राकृत संख्या
n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो ये हम लोगों को मतलब इस ढंग से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि इसके लास्ट में मतलब 0 कभी भी नहीं आ सकता, और लैंग्वेज के तौर पे आपको ये लिखना पड़ेगा और इसको लिख देंगे। तो रहा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और ये एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। और ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए कि ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। और भाज्य संख्या अगर हम पिछले लेक्चर को अगर याद करें तो याद आएगा कि भाज्य संख्या वो संख्या है कि जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से वो विभाजित हो। अब यहाँ पे हम लोग कैसे इसको दिखा पाए कि ये जो संख्या है इस रूप में ये किसी और किसी संख्या से जरूर विभाजित है। अब इसको अगर एक्सप्लेन करें या इसको आगे अगर लिखना चाहें इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 13 कॉमन लेते हैं। 13 जब कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 11 और 13 तो इसका बाहर आ गया और फिर प्लस ये आपका 1। इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं हम लोग, यानी कि 13। कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर इन संख्याओं को अगर आपस में सॉल्व करें तो ये संख्या 13 और यहाँ पे कोई संख्या आएगी तो हम क्या देखेंगे कि इनका गुणनखंड एक और उस गुणनखंड से तो विभाजित होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त कम से कम 13 से ये संख्या मतलब विभाजित होगा ही। तो कहने का मतलब है स्वयं और एक के अतिरिक्त। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये संख्या 13 से हर हाल में विभाजित होगा ही। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे अगर हम दिखाएं इसको, और अगर इसको और आगे कर लीजिए 11 7 77 और 1 78, अगर इसको हम जोड़ दें तो ये इस रूप में। कहने का मतलब है कि 78 गुना 13 अगर हम सॉल्व करें तो 13 से कटेगा और इनका गुणनखंड जो भी होगा उस संख्या से और 1 से तो कटेगा। तो इसका मतलब है कि ये संख्या 13 से हर हाल में विभाजित होगा। और इसी तरह से इसको हम लोग दिखाते हैं, यहाँ 5 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कॉमन हम ले लेते हैं 5 को। तो तब क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और फिर प्लस 1। ये संख्या हम क्या देखेंगे कि ये 13 से और दूसरी वाली संख्या वो 5 से हर हाल में विभाजित होगी, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्या भाज्य संख्या है।
और क्या कह रहे हैं, यही नहीं कह रहा हम लोगों से कि भाज्य संख्या क्यों है, व्याख्या करें। और लिखने के लिए लिख सकते हैं कि ऊपर की संख्या 13 से विभाजित है इसलिए ये भाज्य संख्या है, और ये नीचे वाली संख्या ये 5 से विभाजित है इसलिए ये भाज्य संख्या है। संख्या 13 से और 5 से विभाजित होगी। इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। यही हम लोगों को एक्सप्लेन करना था। अगर इस ढंग से आप हमेशा ध्यान में रखें, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे तो आप देखेंगे कि कोई न कोई संख्या यहाँ कॉमन के रूप में आएगा, और कॉमन लेकर आप बाकी चीज़ों को ब्रैकेट के साथ इस तरह से दिखा दीजिए तो, और वही इंडिकेशन हो गया कि ये संख्या मतलब जो कॉमन लिया हुआ है उस संख्या से तो हर हाल में वो संख्या घटेगी, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, और कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और यहां से एक स्टूडेंट वो चलना शुरू करती है। ये नहीं कह रहा है एक चक्कर लगाने में, अच्छा सोनिया को एक चक्कर लगाने में यहाँ से अगर वो स्टार्ट करती है तो सोनिया को 18 मिनट का समय, और फिर दूसरा स्टूडेंट है रवि और उसको रवि को 12 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट। अभी कह रहे हैं कि कितने समय में, और यहाँ पे एक चीज कहा जा रहा है कि एक ही स्थान से और एक ही दिशा में ये दोनों मतलब चक्कर लगाना शुरू करता है, तो कितने समय उपरांत ये दोनों फिर कहीं ना कहीं मिलेगा स्थान पे, ये क्वेश्चन है। कितने समय पर चलना प्रारंभ करें कि एक ही दिशा में चल, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि फिर वो उसी स्थान पर कितने समय के बाद फिर आपस में मिलेगा, ये हमसे क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो यहाँ पे पहले को 18 मिनट और दूसरे को 12 मिनट, तो आप इन दोनों संख्याओं का आप क्या करें, एलसीएम निकालें। तो एलसीएम जो भी निकलेगा तो कहने का अर्थ है कि वो उतने समय के बाद फिर वो उस स्थान पे मिलेगा। अब यहाँ पे 18 और ये हमारा 12, अगर हम एलसीएम निकालें तो 2 गुना 3 गुना 3 यही ना होगा, 3 या 9 दूनी 18, 2 गुना 2 और 3 2 दूनी 4 या 12। और हमको चूंकि यहाँ पे एलसीएम की बात कर रहे हैं और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हम देखते हैं क्या है कि वो तमाम संख्या लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 पर स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर लीजिए, और फिर यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 अकेला है, इसका मतलब है ये 3 स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 9 चौके 36। और मिनट की बात है ना, इसलिए यहाँ पर भी ये हम लिख सकते हैं ये 36 मिनट, यानी कि
सोनिया और रवि 36 मिनट के उपरांत फिर दोबारा ये इसी बिंदु पर ये आपस में मिलेगा और यही हमारा 36 मिनट आंसर हो गया। यानी अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न अगर रहता है तो आप उन तमाम वो जो समय दिया हुआ है तो हम उसका एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा और वही दिखाएगा कि वो उतना मिनट के बाद, चूंकि मिनट की बात चल रही है इसलिए 36 मिनट के बाद वो दोनों फिर इस बिंदु पर आपस में मिलेगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हो गया। और हमको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आई जिस पे हम लोग बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाए और फिर आगे हम लोग देखते हैं अगले एक्सरसाइज में।